गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज का हमारा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी इस वीडियो में वी विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट वन, मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। एंड सेकंड इज फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस। इस वीडियो में हम लोग सेल मेम्ब्रेन से तमाम जुड़ी हुई जो भी पॉइंट्स हम लोग कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, कोशिका झिल्ली को लेकर हम लोगों ने लास्ट वीडियो बता दिया था कि सेल मेम्ब्रेन एक डायनामिक मूवमेंट वाली मेम्ब्रेन है एंड सेमी पेरिम्बल भी है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। लाइक टोनोप्लास्ट की बात हम करें तो जो वैक्यूल्स होती है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है वो टोनोप्लास्ट है, वो सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन कवर करती है। सेमी पेरिम्बल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन में से जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उनके लिए इम्पेरिम्बल होती है और जो सोलवेंट पार्टिकल उनके लिए पेरिम्बल होती है। ओके, ये अलग बात है कि सेल मेम्ब्रेन की जो फंक्शन में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, सोल्यूट हो, सॉल्वेंट हो, जो भी पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स हो सकता है, एक्टिव वन, पैसिव, जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस होते हैं, रूपांतरण होते हैं जो हम लोग इनको स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने अपनी डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में मैंने सभी जो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन है वो मैंने दिखाने का प्रयास किया। इट इज अ सेल मेम्ब्रेन स्टूडेंट, ये सेल मेम्ब्रेन है, आप इसको देख पा लोगे, सेल मेम्ब्रेन। ओके, अब यहाँ पर पहले हम लोग बात कर लें, पहले इस पॉइंट को क्लियर करें कि हाउ मेनी मॉडिफिकेशंस आर देयर इन सेल मेम्ब्रेन, कितने सेल हो सकते हैं, ये होते हैं। फर्स्ट वन, माइक्रोविली। स्टूडेंट्स, इसको माइक्रोविली बोलते हैं। माइक्रोविली का मतलब सूक्ष्मांकुर, हिंदी में भी आप इसको समझ लेंगे सूक्ष्मांकुर। ओके स्टूडेंट, सूक्ष्मांकुर है, सूक्ष्म संरचना के रूप में। डेस्मोसोम्स है, टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन यानी टाइट मजबूती से बढ़ने वाले जंक्शन, आप जानते हो संधि स्थल बोलते हैं, जहां पर दो चीज आपस में क्या होती है, जुड़ती, जॉइंट भी कह सकते हैं। इंटरडीजीट, अगर बात हम कर सकते इंटरडीजिटेशन, इंटरडीजिटेशन, स्टूडेंट्स को आप जैसा है वैसे ही आप लोग लर्न कर लेंगे। इंटरडीजिटेशन, ओके। मेसोसोम्स हैं, लोमोसोम्स है, लेमुलोसोम्स भी कह सकते हैं, ट्रांसोसोम्स भी कह सकते हैं। इनको हम लोग स्टडी कर, अब इस डायग्राम में हम लोगों ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को हम लोग बात हम कर सकते हैं माइक्रोविली से स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने माइक्रोविली दिखा रखी है। माइक्रोविली एक्चुअली सूक्ष्मांकुर होती है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है जनरली सेल मेम्ब्रेन, जब किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन आउटर फोल्ड करके जस्ट लाइक फिंगर लाइक अपेंडेज फॉर्म कर ले, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइक्रोविली सूक्ष्मांकुर। ये जनरली दीज मॉडिफिकेशंस आर अकर इन इंटेस्टाइन सेल्स। इंटेस्टाइन जो सेल्स होती है, लाइक जो म्यूसिनल लेयर होती है इंटेस्टाइन की, उस सेल्स की जो कोशिका होती है अंदर आंत की, उनमें माइक्रोविलीज होती है। मैं आपको समझा दूं कि जब किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ओके, तो इस सेल में इस प्रकार के अपेंडेज बना लिए, देखो लाइक, ओके, तो ये स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं जस्ट लाइक फिंगर लाइक अपेंडेज, इट इज कॉल्ड माइक्रोविली। और माइक्रोविली क्या करती है कि किसी भी सेल का जो सरफेस एरिया है, यानी एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ सेल जो होता है, उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों, हम जान सकते हैं कि हमारे एक तो इस प्रकार की जो माइक्रोविली जो होती है, हमारे इंटेस्टाइन जो सेल्स होती है उनमें होती है, जहां पर फूड का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है उसके लिए सेल का सरफेस एरिया ज्यादा होना आवश्यक है। तो ये सरफेस एरिया को जो इंक्रीज होता है वो ड्यू बाई प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविली से होती है। तो माइक्रोविली एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है और ये हमारा हेल्प भी करता है फूड के एब्जॉर्प्शन में। ओके, आप समझ में आ गए। सेकंड वन की बात हम कर सकते हैं, हम लोग सेकंड वन को हम लोग यूज कर सकते हैं कि पहले हम लोग डेस्मोसोम्स के पहले टाइट जंक्शन ले लें। टाइट जंक्शन क्या है स्टूडेंट, कि दो सेल्स, यानी कर सकते हैं कि दो सेल या जो टू एडजेसेंट सेल, जहां पर दो नजदीकी सेल आपस में मिलती है, तो उनकी सेल मेम्ब्रेन एक डॉटेड यानी विशेष प्रकार का अपेंडेज बना लेती है, जस्ट लाइक फाइब्रिल भी कह सकते हैं, ट्यूबल कह सकते हैं। और ट्यूबल्स के माध्यम से वो दोनों सेल मेम्ब्रेन आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, टाइट मजबूती से जुड़ जाती है, जो मैंने यहाँ पर दिखाया। यानी ये एक सेल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है, ये दूसरी सेल की सेल मेम्ब्रेन आप देख पा रहे होंगे, ये दो सेल्स है, एक और ये दो अलग सेल्स है। तो यहाँ पर क्या टाइट जंक्शन जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोनों सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपस में मजबूती के साथ यानी फिक्स्ड होती है, टाइटली होती है, इसलिए इसको टाइट जंक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपको समझ आ गया। थर्ड वन की बात हम कर सकते हैं डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स का मीन होता है
कि जब किसी टू एडजेसेंट सेल्स, जब टू नजदीकी कोशिकाओं की सेल मेम्ब्रेन जहां मिलती है वहां पर विशेष प्रकार के यू कह सकते हैं फाइबर्स बन जाते हैं। ओके स्टूडेंट, इन्हें टिनोफाइब्रिल्स, जिन्हें क्या बोल सकते हैं, टिनोफाइब्रिल्स बोलते हैं, टिनोफाइब्रिल्स। तो ये टिनोफाइब्रिल्स मिलने से क्या होता है कि दोनों कोशिकाओं के बीच में जो विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, उसी स्ट्रक्चर जो हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोसोम्स कह सकते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट, जिसके दो सेल्स के बीच में क्या साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर होने में हेल्प होती है। ओके, अब बात आती है इंटरडिजिटेशन, या देख पा रहे इंटरडिजिटेशन जो बात हम कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यानी जिसे अपनी भाषा में कह सकते हैं कि जब दो एक कोशिका की मेम्ब्रेन में, यानी ये कोशिका की सेल मेम्ब्रेन, थोड़ा आप देखें इसको, इसी मेम्ब्रेन में अगर मान लीजिए दूसरी सेल की मेम्ब्रेन आपस में क्या हो, धस जाए, अंदर धस जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटरडिजिटेशन। आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में, ये एक सेल मेम्ब्रेन है, एक सेल की, ये दूसरे की, तो इस सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स में, यानी एक सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड में दूसरी सेल मेम्ब्रेन की क्या सेल मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, इंटरडी जा रही है, यानी अंदर क्यों क्या हो रहा है, धसा हुआ है। इस प्रकार के क्या बोलते हैं, इंटरडिजिटेशन। मेसोसोम्स एक इंपॉर्टेंट वो है जो एक्चुअली में किन्हें पाया जाता है, बैक्टीरिया सेल्स में। स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स हम लोग जानते हैं एनारोबिक होते हैं और एरोबिक होते हैं, दोनों होते हैं। तो अनएरोबिक जो यू कह सकते हैं कि एवायवी जो अनाक्षिक सब्सटेंस बैक्टीरिया होते हैं उनमें तो ऐसा होता है, लेकिन ऑक्सी बैक्टीरिया जो होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ओनली अकर इन यूकैरियोटिक सेल्स, हम जान सकते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल जिसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स है या रेस्पिरेटरी जो श्वसनांग है, वो मेसोसोम्स, और मेसोसोम्स सेल मेम्ब्रेन का, बैक्टीरियल सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनका एक्चुअल में क्या होता है स्टूडेंट, ये इनर फोल्ड होता है। आप देख पा रहे होंगे ये जो इनर मोड जो स्ट्रक्चर आप जो देख पा रहे हैं, इट इज ए मेसोसोम्स। ओके स्टूडेंट, और दीज आर अकर इन बैक्टीरिया सेल। तो ये एक्चुअली वहां पर क्या किसमें यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी, और इट इज दीज आर फाउंड या दीज आर अकर इन बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, मेसोसोम। लेमोसोम्स ये एक्चुअली फंगस में पाए जाते हैं, इसको आप हम देखिए फंजाई के अंदर पाए जाते हैं, और इनको सबसे पहले मुरे, एक साइंटिस्ट है मुरे, ओके, मुरे नामक साइंटिस्ट ने इनको फंगस में देखा था, और ये एक्चुअल में जो सेल्स होती है लेमोजू सेल्स, एक्चुअल में इसका कंपेयर हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको लोग प्लास्टिड की बात हम कर सकते हैं, लेमिला, यानी एक लेमिला यानी परतों के रूप में पाई जाने वाला एक स्ट्रक्चर है जो फूड स्टोरेज का काम करता है। फूड सिंथेसाइज तो इनमें होता नहीं, हम लोग जानते हैं फंगस के अंदर। तो फंगस क्या होता है कि फंगस एक्चुअली हेटेरोट्रोपिक प्लांट से मालूम होगा, हेटेरोट्रोपिक, क्योंकि दीज आर एब्सेंट, यानी इनके अंदर एक्चुअली दे डू नॉट हैव प्लास्टिड, इनमें लवक नहीं पाए जाते, सो दे डू नॉट फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसलिए इनमें फूड का जो स्टोरेज होता है, क्योंकि ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेम्बाइट्स भी हो सकते हैं, तो इसमें लैमेलिस पाए जाते हैं। अब सर ये ट्रांसोसोम्स, इनका हिंदी नाम भी आप देख पा रहे हैं, इनको आप ये सूझ सर हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो आप आराम से लिख सकते हैं ट्रांसोसोम्स। ओके, ये एक्चुअली बर्ड्स के एग में, इस प्रकार स्ट्रक्चर बर्ड्स के एग में होते हैं, जिन्हें प्रेस नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्रेस ने इनको डिस्कवर किया था या रिकॉग्नाइज किया था। ये जितने भी आप देख रहे हैं, दीज ऑल आर बिलोंग द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपको मैंने सेल मेम्ब्रेन के मॉडिफिकेशन समझा दिए, इनका फंक्शन समझा दिया, एक डायग्राम से मैं समझाने का आपको प्रयत्न किए। अब इस टॉपिक को हम लोग हटाने के बाद, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया और आप लोग इसको कवर कर भी चुके होंगे। अब हमारा अगला जो पॉइंट हम लोग लेकर आ रहे हैं सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेल, ये सेल मेम्ब्रेन। अब जब सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात हम करें तो सर सेल मेम्ब्रेन को लेकर हमने बता दिया, देयर आर सेवरल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, काफी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात है, ये किसी सेल में एक्चुअल में ये एक लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ये तो आपको मालूम होना चाहिए, लिविंग मेम्ब्रेन है, और इट्स प्रोवाइड सेफ एंड साइज ऑफ सेल। ये सेल को आकार और आकृति प्रदान करती है और किसी भी कोशिका की आकृति को चेंज होने में भी ये हेल्प करती है। लाइक WBC इन मैमल्स की बात हम कर सकते हैं या अमीबा सेल्स की बात हम करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट जी, जो शेप होता है वो सेल मेम्ब्रेन से चेंज होता रहता है। तो ये सबसे पहले। सबसे जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो इन सेल ऑर्गेनल्स है, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं स्टूडेंट, मैं डायग्राम ही बना के आपको समझा दूं कि सर दिस इज ए सेल और दिस इज सेल मेम्ब्रेन,
इसे न्यूक्लियस और दिस इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये तो आपको मालूम होगा। तो ये आप वर्क चाहे इसके पढ़े या इसके पढ़े एक ही बात है, अगर बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में डबल न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की बात हम करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो डबल मेम्ब्रेन, डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेन्स। ओके, और काफी ऑर्गेन्स से बात हम कर सकते हैं, एंडोथेलियल रेटिकुलम की बात हम करें तो अभी इसकी आवश्यकता नहीं, आप समझ रहे हैं। हम अभी इसकी फंक्शन बात करें तो चाहे इसके फंक्शन पढ़िए, तो इसका फंक्शन क्या हो रहा है कि ये सेल को शेप और साइज को देता है। कोशिका का जो आउटर पार्ट्स होते हैं उस, यानी आउटर जो मीडियम होता है, आउटर मीडियम का मतलब आउटर जो एनवायरनमेंट है, उस आउटर एनवायरनमेंट से भी क्या करता है, डेस्ट्रॉयड होने से बच जाता है। ओके, लिविंग है तो लिविंग होने की वजह से क्या हो सकता है कि जो इसका आउटर और जो इनर एनवायरनमेंट होता है, सेल का आउटर इनर जो एनवायरनमेंट होता है, लाइक वो सेल चाहे एक्वाटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, कोई भी सेल हो, कोई भी एनिमल्स की बात हम कर रहे हैं तो उसकी जो सेल्स में जो आउटर इनर एनवायरनमेंट में जो अटैचमेंट होता है या जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करवाती है। ओके, अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर मैंने क्या करती है, सेल ऑर्गेनेल्स को, यानी सेल ऑर्गेनेल्स की क्या करती है, हेल्प करती है या प्रोटेक्शन, यानी इट्स प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है उन सभी को एक्चुअली क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके स्टूडेंट, ये इसका मेन फंक्शन है। सेकंड फंक्शन की बात हम लोग करें, अभी हम देखा कि बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, बैक्टीरिया सेल्स के अंदर जो मीजोजोम्स अभी हमने पढ़े, मीजोजोम्स या पढ़े, ये एक्चुअल में उनमें किसका हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन का। ये फंक्शन तो सर इसी का है। तो ये मीजोजोम्स फॉर्म करते हैं, बताया भी आपको मैंने कि बैक्टीरिया सेल्स के अंदर ये मीजोजोम्स बना लेंगे और ये मीजोजोम्स ही एक्चुअल में बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो इट इज आल्सो फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये भी कोशिका झिल्ली का ही है। उसी प्रकार माइक्रोविली की बात हम करें कि हमारी जो इंटेस्टाइन सेल्स होती है, आंतरिक कोशिकाएं जो होती है, फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, आपका डाइजेशन होता है, तो फूड का एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन सेल्स में क्यों होता है, द प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोविली। तो माइक्रोविली इज द पार्ट ऑफ द या यू कैन से मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो इट इज आल्सो वर्क ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का वर्क है, तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। सॉरी, अब हम लोग ये फंक्शन तो आप लोग लिख ही पाओगे। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन की बात हम करें वो ये है कि कोशिका में किसी भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस है, लाइक एटम है, मॉलिक्यूल्स है, वेरियस सॉलिड जॉइंट्स है, इनका सेल मेम्ब्रेन में से या कोशिका में आउट और अंदर आने और जाने का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो नियंत्रण करती है। कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर निकलने वाले पदार्थों का परिवहन का नियंत्रण करती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात हम करें तो सेल मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, इट इज द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल, यानी सेल का जो ट्रांसपोर्ट होता है पदार्थों का उसका कंट्रोल करती है, चाहे वो पदार्थ बाहर से अंदर आए या अंदर से बाहर जाए। क्योंकि ये एक्चुअल में कौन है, सेमी पैरेंबल है। ये आपको मैंने पहले बता दिया, सेमी पैरेंबल होने की वजह से ही ये एक्चुअल में सेल में कौन से पदार्थों के लिए पैरेंबल है, कौन से के लिए इम्पैरेंबल है। तो ये सेल में ट्रांसपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम लोग बात करें सेल वॉल की बात करें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो पैरेंबल होती है, वो किसी भी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल से आने जाने पर कंट्रोल नहीं करती। तो इट इज ए फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सेल। तो यहां पर आपको समझ पा रहे हैं, तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मैंने बता दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सेल में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये आप लोग ध्यान दें, ट्रांसपोर्ट जो होता है पदार्थ को, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस की बात करें या ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैटर की बात हम करें, कोई भी मैटर का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो टू टाइप हो सकता है। सेल मेम्ब्रेन में पदार्थों का प्रेम टू टाइप हो सकता है। एक है सर पैसिव, आप इसको आराम समझें, पैसिव ये हम लोगों ने वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ा था, अगर आपको जल अवशोषण में बताया था, जल अवशोषण भी पैसिव एक्टिव होता है। और ये बता दिया था कि पैसिव जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो जनरली ज्यादा होता है, 90 to 97%। तो वो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। ओके स्टूडेंट, निष्क्रिय परिवहन, ये आराम समझिए। दूसरा कौन सा है, एक्टिव। तो स्टूडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्ट किसका होता है, पदार्थों का। और वो पदार्थ कौन हो सकते हैं, सब्सटेंस। वो पदार्थ क्या हो सकते हैं, समझें, वो पदार्थ हो सकते हैं वाटर हो सकता है, आयन हो सकता है, कोई एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। आप समझ पा रहे होंगे जो भी कोशिका में आएंगे और जाएंगे पदार्थों का ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है सर, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली में डिफ्यूजन ही है, लेकिन इस डिफ्यूजन जब किसी पदार्थों का मूवमेंट जो होता है, अगर मैंने आपको ये कहा था कि डिफ्यूजन की परिभाषा बताई थी, विसरण की परिभाषा, द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेट टू
देयर लोअर कंसंट्रेट रीजन, यानी किसी भी पदार्थ के अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूवमेंट डिफ्यूजन है। और उसी डिफ्यूजन में अगर आप सेल मेम्ब्रेन जोड़ दें, मैं सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन जोड़ दें, तो वो डिफ्यूजन कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो मैंने आपको कहा ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर पार्टिकल्स। जब वाटर पार्टिकल्स यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेट टू देयर लोअर कंसंट्रेट रीजन फ्रॉम द सेमी पेरिनेल मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। हम पढ़ चुके हैं, तो वही बात यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि जब पदार्थों का परिवहन कोशिका झिल्ली में से, कोशिका झिल्ली में से, ये किसी सेल को रिप्रेजेंट करिए, सेल मेम्ब्रेन, ओके। तो अगर किसी भी पदार्थ, और सेल मेम्ब्रेन में हमने बताया था पोरस होते हैं, ये हमने उसमें बड़ी बात होगी जब पहले वीडियो में। तो अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पदार्थ के अणु या पार्टिकल्स अगर सेल में इन, और ये कौन सा है, सो ये सेल का इनर है और ये कौन सा आउटर, और ये सेल मेम्ब्रेन। आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सेल है और ये कौन है, इसकी बाहर की सेल, और बाहर सेल कौन सी हो सकती है, ये जो आउटर सेल होगी उसके लिए आउटर होगी। तो अगर कोई पार्टिकल यहां से वहां उच्च सांद्रता से यानी हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट की तरफ मूव करता है, तो ऐसे में यानी जब किसी पदार्थ के अणुओं का परिवहन उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये ध्यान देना, पैसिव ट्रांसपोर्ट जनरली कोशिका में पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्चुअली किसका होता है, इन वाटर का होता है, ये ध्यान, जल का होता है और लिक्विड पदार्थों का हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार का एटीपी यानी एटीपी यूज नहीं आती, अतः इसमें इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, एटीपी नहीं आती है। समझ आया आपको? अब समझिए स्टूडेंट, ये दिस इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल कौन करती है, सेल मेम्ब्रेन, चाहे वो यू कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, ट्रांसपोर्ट दोनों का सेल मेम्ब्रेन ही वर्क करे, कंट्रोल करेगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि ये जो ट्रांसपोर्ट होता है पदार्थों का परिवहन या किसी भी आयन का, किसी भी आयंस का या किसी भी सोल्यूट में विलय पदार्थ का, लाइक ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, इनका ट्रांसपोर्ट अगर कंसंट्रेट ग्रेडियंट यानी सांद्रता प्रवणता के विपरीत यानी लोअर कंसंट्रेट टू हायर कंसंट्रेट की तरफ हो, यानी कम से अधिक सांद्रता की हो, कोई भी आयन है, जैसे मान मैंने आपको ग्लूकोज, आपका कोई पार्टिकल्स है, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन यहां पर क्या है, लेस है, ओके, और सेल के इधर अंदर की तरफ इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, मोर ज्यादा है। तो यदि ये पार्टिकल, ग्लूकोज पार्टिकल्स एक्चुअली में लेस टू हाई की तरफ मूव करें, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूज आती है, ध्यान देना, एटीपी यूज आती है, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ओके, बिकॉज इट इज द एटीपी इज नेसेसरी, इट इज द कंपल्सरी फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, ओके। और इसमें कंसंट्रेट जो ग्रेडियंट है, पदार्थों की जो सांद्रता, जो प्रवणता है, वो अपोजिट होती है। यहां तो क्या हो रहा है कि पदार्थ हाई टू लो की तरफ मूव कर रहे हैं, ओके, तो आप समझ पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अब आप बोलो सर ये दिस इज इम्पॉसिबल ट्रांसपोर्ट इन द सेल, ये हो नहीं सकता क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो थी उसमें तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं सकता। तो मैं बता दूं कि अगर आपने सेल मेम्ब्रेन का मोजेक मॉडल पढ़ा, फ्लूइड मोजेक मॉडल पढ़ा था, तो मैं बता देता कि वहां लिपिड पार्टिकल्स के लिक्विड में सॉलिड प्रोटीन्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल और आउटर। और आउटर जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक्चुअली में कौन होते हैं, वेक्टर होते हैं, ये ध्यान देंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्चुअल में सेल मेम्ब्रेन में एक्चुअल कौन होते हैं, वेक्टर प्रोटीन, इसको कंफर्म कर ले, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये वेक्टर जो होते हैं वो वेक्टर्स आउटर प्रोटीन होते हैं, और वो क्या करते हैं मैंने बता दिया था, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन में आउटर प्रोटीन, आप समझिए स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ऐसे समझ लीजिए। और ये आउटर प्रोटीन क्या करते हैं, किसी भी आयंस को, ये मान लीजिए यहां पर बॉन्डिंग करेंगे, और बॉन्डिंग करने के लिए इन वेक्टर्स में जब बॉन्डिंग होगी इस वेक्टर इसके साथ, कोई भी आयन के साथ, तो यहां पर एटीपी यानी एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एटीपी एंजाइम क्या करेगा, एटीपी का डैशबोर्ड करेगा और एटीपी से ऊर्जा रिमूव होगी, और वो ऊर्जा इस आयन को इस वेक्टर से बाइंडिंग करने में हेल्प करेगा, और ये वेक्टर इसको लेकर सेल में अंदर आके रिमूव जाएगा। वेक्टर इस मॉलिक्यूल को या जो आयन है उसको रिमूव कर देगा, और दूसरे मॉलिक्यूल को या दूसरे क्या बोलते हैं आयन को यहां से कैरी करके बाहर चला जाएगा। तो उसके आने और जाने में जो हेल्प एक्चुअली में सेल में जो कर रहा है वो कौन है, वेक्टर प्रोटीन। क्योंकि ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया था, ये अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन है और ये सेल का इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, और ये एक्चुअली ये कौन है, ये लिपिड है, ये ओके स्टूडेंट। और ये प्रोटीन एक्चुअली ये कौन सा प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन्स, आप समझ पा रहे हैं।
तो इंटीग्रल प्रोटीन तो एक्चुअली अगर कोई इंटीग्रल प्रोटीन आर पार यूं कर सकते हैं, पूरा टोटली आर पार अगर यूं का क्रॉस कर रहा है लिक्विड को, तो ये किसका काम करेगा, चैनल का काम। और चैनल का मतलब होता है क्लोज। तो यहाँ पर इसके आर पार से यहाँ पर क्या होगा कि जो कोई पार्टिकल्स होगा वो इसमें एंटर करके इसमें एंटर होता हुआ सेल के अंदर अंदर आ जाएगा और इन्हीं के द्वारा बाहर चला जाएगा। तो ये फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में हम लोग पढ़ चुके थे और पढ़ रहे हैं। तो यही एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो और वेक्टर जो ट्रांसपोर्ट का जो वर्क प्रोटीन है वो परमेरेज है, ये ध्यान देना, परमीरेज, ये ध्यान देना, परमीरेज यानी प्रोटीन से जो वेक्टर का वर्क करने वाली प्रोटीन है, इट इज फाउंड एंड दीज प्रोटीन्स आर फाउंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाई जो प्रोटीन है जो वर्क क्या करती है, वेक्टर का। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने बता दिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट जब भी आए तो आप समझा सकते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में पदार्थ का या किसी भी पदार्थ के अणुओं का ट्रांसफर जो होता है या परिवहन होता है हायर कंसंट्रेट टू लोअर कंसंट्रेट विदाउट एटीपी यूज। ओके, यहां पर क्या होगा कि जब किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल यानी ट्रांस यानी मोमेंट ऑफ एनी moment of molecules of any substance like atom and ions, their high and lower concentrate to from their higher concentrate region from cell membrane, cell membrane से जाए कम से अधिक की हो, तो ऐसे मूवमेंट या ट्रांसफर को हम एक्टिव बोलते हैं। इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और इसको मैंने अभी आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, जिसमें जो प्रोटीन्स होती है वो उसमें हेल्प करती है। ओके, और ज्यादातर खाद्य पदार्थ ग्लूकोज की बात हम करें, अमीनो एसिड्स की बात हम करें, इनका अमीनो एसिड इनका जो एब्जॉर्प्शन हमारी सेल्स में इंटेस्टाइन में कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है। ये कंफर्म कर लेना आप लोग। ओके, क्योंकि हम एब्जॉर्प्शन जो पढ़ेंगे डायजेशन चैप्टर में। ओके, अब सर ये फंक्शन तो आपको बता दें। अब सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और है वो है साइटोकाइनेसिस। इसको कंफर्म कर, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सर कोशिका पारण या कोशिका भक्षण, इसको समझें। कोशिका साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है कि जब कोई कोशिका किसी पदार्थ को, ठोस या तरल पदार्थ को ग्रहण करती है तो किसके द्वारा करेगी, सेल मेम्ब्रेन। ये कंप्लीटली आप ध्यान दे लें, ये सेल वर्क तो सेल ही है लेकिन कर कौन रहा, सेल मेम्ब्रेन। तो जब भी कोई सेल किसी भी लिक्विड पदार्थ हो या सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड है या लिक्विड है, ये माना जा रहा है ये लिक्विड पार्टिकल्स है और ये कॉरेस्पॉन्ड सॉलिड, इसको समझे आप लोग। तो जब कोई कोशिका लिक्विड पार्टिकल्स को या सॉलिड पार्टिकल्स को ग्रहण करती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। कोशिका उस पदार्थ को पारण, पी रही है, ड्रिंकिंग कर रही है या फिर ईटिंग कर रही है। ओके, तो इसको हम बोल सकते हैं कोशिका पारण। तो ये हम लोग अभी हम लोग इसको देख लेंगे, टू टाइप होता है। ये तो आप समझ में आ गया कि कोशिका द्वारा, कोशिका झिल्ली की सहायता से ठोस या तरल पदार्थों को ग्रहण करना के प्रोसेस को, अंदर ग्रहण करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, या एंडो, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंडो साइटोकाइनेसिस है, और ये साइटोकाइनेसिस को हम बोल सकते हैं एंडोकाइनेसिस, काइनेसिस भी कहते हैं। एंडो का मतलब कोशिका पदार्थ को क्या कर रही है, एक्चुअल में इंटेक कर रही है, इंटेक फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ एनी लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल्स बाय हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, अदरवाइज एंडोकाइनेसिस। इट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसको आप समझिए। साइटोकाइनेसिस जो फॉर्मेशन है ये टू टाइप हो सकता है। पहला पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। और दूसरा है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। स्टूडेंट इसको कंफर्म कर ले, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 11th एज वेल एज 12th एंड नीट कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स। सर पिनोसाइटोसिस, पिनो का वर्क, पिनो को आप लोग यहां पर हम ड्रिंक पीने से लेंगे, यानी जब कोई कोशिका किसी तरल पदार्थ का, तरल पदार्थ, और वो कैसे, जब कोई भी बाहरी पदार्थ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में से बाहरी पदार्थ, प्रोटीन्स की बात हम कर सकते हैं, अमीनो एसिड से, ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में मूव होके नहीं जा सकते, तो ये लिक्विड फॉर्म के अंदर ही कोशिका में एंटर करते हैं। ओके, और कैसे कि तरल, अभी बता दी कौन से पदार्थ होते हैं, प्रोटीन जो सॉलिड मोटे और भारी होते हैं, बाहरी मूवमेंट की वजह से मूव नहीं कर पाते हैं, अतः सेल को इंटेक नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, जनरली सेल जब किसी तरल पदार्थ को, जब कोई तरल पदार्थ
liquid particle, when a liquid particle of any substance enter into cell from the outside, okay, called पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब कोई कोशिका सॉलिड पार्टिकल को, कौन से पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड सबस्टेंस, ओके सर, पार्टिकल ऑफ एनी सबस्टेंस, कोई भी सॉलिड पार्टिकल उसको अगर इंटेक करती है तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ये मेन डिफरेंट है, यानी यहाँ पदार्थ, कोशिका किसी पदार्थ को क्या करें, पी रही है, लाइक ड्रिंकिंग, जैसे हम पानी को पीते हैं, खाते नहीं है, वैसे खाना जो होता है हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं, पीते नहीं। तो ये दो मेन फंक्शन आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई सेल, यार हम लोग एक सेल का डायग्राम, एक सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे मानो, और ये एक्चुअल में यू कैसे सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड पार्टिकल्स हैं, अब ये लिक्विड पार्टिकल्स एक्चुअली किसके हो सकते हैं, किसी भी हैवी उसके हो सकते हैं। तो लिक्विड पार्टिकल अंदर करने में जब नहीं होंगे तो सेल में क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो कुछ जगह से एक विशेष प्रकार की वेसिकल्स बना लेगी। ध्यान दें, इन वेसिकल्स में ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एंटर आके भर जाएंगे। ये ध्यान से सुन लीजिए, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोटीन्स, और प्रोटीन का वेट अधिक होता है तो ये वो सेल में मूव नहीं कर सकता, तो सेल मेम्ब्रेन, और ये सर एक्चुअल में कौन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल का अंदर का यू कह सकते एनवायरनमेंट है, ओके, प्रोटोप्लाज्म लाइक सेल। अब यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले सेल मेंबर क्या होगी, अंदर की तरफ क्या होगा, इनफोल्ड होकर, मैंने बताया ना कि मूवमेंट, डायनामिक मूवमेंट होता है, इनफोल्ड होकर क्या बना लेंगे, एक वेसिकल बना लेंगे, पुटिका बना लेंगे, बैक लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। इस पुटिका में लिक्विड पार्टिकल्स आके फिल हो जाएंगे, और ये जो पुटिका होगी जब फिल हो जाएगी तो ये इस प्रकार आज से फिल जब हो जाता है विद द लिक्विड पार्टिकल्स, ये पुटिका क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, यानी कह सकते हैं सेपरेट विद द सेल मेम्ब्रेन, और सेपरेट होने से क्या होगा, ये जो पार्ट जुड़ जाएगा और ये सेपरेट होकर ये वेसिकल्स लिक्विड पार्टिकल्स को लेकर सेल में अंदर आ गई। इसी प्रोसेस को बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। ओके सर, व्हेन द लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ एनी सबस्टेंस एंटर या ट्रांसफॉर्म फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल by the cell membrane, it is called pinocytosis। कोशिका पदार्थ को लिख पी रही है, ओके। और ये मैं बता दिया किसके लिए क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले मेक ए वेसिकल्स एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंटर्ड, या वेसिकल filled with the liquid particles, then the vesicle separated the cell membrane and entered into cell, cell में एंटर आ गई। अब देख रहे हैं, it is a vesicle, और ये एक्चुअल में वेसिकल, ओके स्टूडेंट, पुटिका। अब इस पुटिका को एक्चुअली क्या होगा कि जो सेल के जो लाइसोसोम्स होते हैं, ये तो मैंने बता दिया, लाइसोसोम कौन है, डाइजेशन सेल ऑर्गेन्स ऑफ द सेल, यही सेल के फूड मटेरियल को क्या करते हैं स्टूडेंट, डाइजेस्ट करते हैं, लाइक एलिमेंट्री केना, हमारे एलिमेंट्री केना जो स्टोमक एलिमेंट्री वर्क का काम होता है, तो सेल्स में काम कौन करते हैं, लाइसोसोम्स आर यू कह सकते हैं कि मल्टीमॉर्फिक सेल ऑर्गेन्स, ये फोर टाइप होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड सुसाइडल बैग, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये लाइसोसोम, और लाइसोसोम फिल्ड विद द हैविंग विद द मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, यानी यहां पर एक्टिव एंजाइम्स फिल्डेड होते हैं, यानी इसके अंदर भरे होते हैं। तो ये वेसिकल्स इसमें एंटर कर जाएगी, और एंटर करके वेसिकल्स के द्वारा, वेसिकल्स को यहां पर क्या होगा, फूड पार्टिकल जो होंगे उनको लाइसोसोम के एंजाइम्स इनको क्या कर लेंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो अपशिष्ट मटेरियल होगा उसको सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, मैं बताऊंगा आपको एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस है। और जो यूजेस पार्टिकल्स हैं उन्हें सेल में क्या करके डिफ्यूज कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा। जैसे हम लोग फूड पार्टिकल्स को खाते हैं, खाने वाले डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड है, उन पार्टिकल्स को बॉडी की सभी सेल्स तक क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये होता है सर, वही यहाँ पर है कि इस वेसिकल्स पुटिका को लाइसोसोम के डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्ट मटेरियल है उन्हें सेल्स में डिस्पर्सल कर दिया जाएगा, ताकि सेल्स को फूड पार्टिकल्स का एक्चुअल में पूर्ति हो जाती। ओके सर, इट इज द पिनोसाइटोसिस। अब फैगोसाइटोसिस क्या होगा, व्हेन solid particles entered into cell from the outside by the cell membrane, it is called phagocytosis। फैगो यानी कोई पदार्थ, कोशिका ठोस पदार्थ को खाती है, तो इसको वही बात है, इसको समझाने के लिए क्या होगा कि इसमें भी क्या होगा, सेल एक्चुअली क्या बनाएगी, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं और ये सेल्स हैं। तो इसमें सेल्स में क्या होगा, ये सेल्स आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, सेल सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाएगी, एक पुटिका बना लेगी, ओके। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं आप देख पा रहे होंगे, सॉलिड पार्टिकल जो है, ये सॉलिड पार्टिकल इन पुटिका में आकर क्या हो जाएंगे,
फिल्ड हो जाएंगे। फिल्ड होने के बाद ये पुट्टी क्या होगी, थोड़ी ये डायग्राम आप देख पा अलग नहीं सर, ये आपको फॉर्म बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड और थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ, आप समझ रहे हो ना स्टेज, आगे चल स्टेज बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि ये दो, ऐसा नहीं। तो ये वेसिकल थोड़ी बड़ी हो जाएगी और बड़ी होने के बाद में ये जो सॉलिड पार्टिकल, ये कौन सा पार्टिकल स्टूडेंट, सॉलिड है और ये लिक्विड, बस ये डिफरेंट है। तो सॉलिड पार्टिकल अंदर आने के बाद ये वेसिकल्स अंदर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और एंड होने के बाद में जो प्राइमरी लाइसोसोम, कौन से प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं जिनके अंदर एंजाइम फ्लूइड होते हैं, वो इसको क्या कर लेंगे, इंटेक कर लेंगे। इंटेक करने के बाद में इसका डाइजेशन कर, लाइसोसोम के जो एक्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइक हाइड्रोलाइटिक जलक्रिया एंजाइम होते हैं जिनमें सभी प्रकार के एंजाइम्स इंक्लूडेड, और सभी के सभी एंजाइम जो होते हैं जल अपघटित होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। और एंजाइम वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया, इट इज ए बायोमोलिक्यूल, इट इज ए बायोमोलिक्यूल ऑफ एनिमल्स, सॉरी एज ऑर्गेनिज्म, सभी को होता है। और इट इज ये एक्चुअल में एंजाइम्स हम लोग जानते हैं कि एंजाइम जैविक क्रियाओं का एक्चुअल में क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लाइक कैटालिस्ट, इसलिए इनको बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइसोसोम के एंजाइम इनको डाइजेस्ट कर देंगे और डाइजेस्ट के बाद फूड पार्टिकल के जो एब्जॉर्प्शन पार्टिकल्स होंगे उन्हें सेल्स में डिस्पर्सल कर दिया जाएगा। सर इट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, पिनो एंड फेगोसाइटोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, तो आप इसका डिफरेंट आराम से कर सकते हैं। जब कोई कोशिका व्हेन सेल इंटेक द लिक्विड पार्टिकल्स from outside, this is called P cyto, and when a cell intake the solid particles from the outside by cell membrane called phagocytosis। तो बहुत ही एक यू का सिंपल डिफरेंस बिटवीन फैगो एंड पिनोसाइटोसिस, ओके सर। और दोनों प्रोसेस को हम मिलाकर बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोशिका क्या करी, इंटेक ऑफ एनी पार्टिकल्स। अब वो अगर उसकी यू कह सकते हैं कि वो जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसकी स्टेज या तो क्या होगी, वो लिक्विड होगी या फिर सॉलिड होगी, ओके सर। अब सर यहाँ इसी को हम लोग दूसरा जो वर्क है सेल का, जो दूसरा फंक्शन अगर बात हम करें वो है सर एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस तो सर ये नाम से दिख रहा है, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जब कोई कोशिका किसी पदार्थ को, कौन से पदार्थ को, अब वो पदार्थ या तो कौन सा होगा, एक्सक्रीटरी उत्सर्ज होगा या फिर क्या होगा, सीक्रेटरी होगा, स्रावी पदार्थ। तो जब किसी पदार्थ को कोशिका बाहर रिमूव करती है, आउटसाइड फ्रॉम द इनसाइड, तो ऐसे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। और अंदर लेती है, जब पदार्थ को अंदर लेती है, इंटेक करती है, तो उसी क्या बोलते हैं, एंडो। एंडो टू टाइप का होता है। एक्सोसाइटोसिस का मीन आप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात, इसमें भी क्या होगा कि जो भी पदार्थ का उत्सर्जन कोशिका करना होता है, उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन जब करती कोशिका, एक्सक्रेशन करेगी या फिर क्या करेगी, सीक्रेशन करेगी। ये तो कॉमन सी बात है, सीक्रेशन ऑफ एनी पार्टिकल्स या एनी सब्सटेंस, ओके। और वो कौन सा होगा, वो एक्चुअल में नॉन लिविंग होगा या रेस्टोर्ड होगा, रेसिडुअल मटेरियल होगा, जो सेल्स के लिए एक्चुअली क्या होता है, अनइंपोर्टेंट होता है। तो वो मैंने बताया ना भी आपको कि डाइजेशन के बाद जो अनइंपोर्टेंट पार्ट होता है, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जिस पार्ट को सेल बाहर निकालती है उसका साइटोप्लाज्म में ही एक वेसिकल बन जाती है, या तो वेसिकल्स अंदर बनती है या ऑलरेडी बनती है, और ये एक्चुअल फूड एक गार्बेज पार्टिकल्स, गार्बेज रेसिडुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑफ सेल है, ओके। तो इसकी तरफ ये बन गई, वेसिकल्स बन गई, फेगस बन, इसी को बोल सकते हैं सर। देखो यहाँ पर जो इसको फेगोसोम बोलते हैं, ये ध्यान देना, फेगोसोम। और इस पार्टिकल अभी जो हमने जो लिक्विड पार्टिकल्स को हमने दिखाया था उसको बोलते हैं पिनोसोम्स। पिनोसोम, ये ध्यान पर, ये डिफरेंस होना। पिनोसोम कौन सा है, जो लिक्विड पार्टिकल अंदर आता है वो पिनोसोम विद द वेसिकल, और जो सॉलिड पार्टिकल वेसिकल में आता है उसे बोलते हैं फेगोसोम। प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर एक वेसिकल बन जाती है ऑलरेडी, और इस वेसिकल जाकर सेल में, ये वेसिकल जाकर सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या करेगी, इस वेसिकल को यहाँ से जुड़ेगी उस जगह से, ये स्टेज बता रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड थर्ड, यहाँ से सेल में टूट जाएगी और ये जो पार्टिकल्स है वो सेल से बाहर आ जाएगा, और वापस अगले स्टेज में क्या होगा कि ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ से सेल में शिफ्ट हो जाएगा और टूट जाने से यहाँ से निकल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन का ये मूवमेंट करके ये छिद्र वापस फिल हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रोसेस में जब किसी उत्सर्जी या स्रावी, उत्सर्जी या सीक्रेटेड पदार्थ को कोशिका आउटटेक में यू कह सकते हैं इंजेक्शन करती है, या सीक्रेशन फ्रॉम द यू कह फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड करती है, तो ऐसे प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस, यानी किसी भी अपशिष्ट स्रावी उत्सर्जी पदार्थ का कोशिका के झिल्ली द्वारा कोशिका में से बाहर एक्सक्रेशन करने के फॉर्मेशन को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो सर